नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र। आप सभी का स्वागत है महानदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आता है, इसका सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन किए। वैसे हम अभी चर्चा करने वाले हैं संविधान के बारे में। जैसे कि देखा जाए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, CGPSC को छोड़ करके किसी भी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, वो है संविधान। तो करंट में भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है संविधान, और हमारे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो देख लेते हैं कि संविधान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमारे इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्री में देखा जाए तो लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है। अब ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, एक अनुमान है कि 5 से 7 क्वेश्चन मान के चलिए कि संविधान से आएगा। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मेंस में स्पेसिफाई है संविधान और गवर्नेंस को मिला करके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो प्री में 5 से 7 क्वेश्चन, मेंस में 50 नंबर। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, या कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से तो आपको मैपिंग आना चाहिए। अगर मैपिंग करना आता है तो मान के चलिए कि ज्योग्राफी को आप पूरे जितने भी टॉपिक हो उसको 2 घंटे में भी आप रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हो। लेकिन उस 2 घंटे में रिविजन हो उसके लिए आपको कम से कम 2 महीना 3 महीना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो स्थिति आएगी। एक नहीं आएगा कि 2 घंटे में आप रिविजन कर लें। कंटिन्यू रिवाइज करते रहेंगे तब जाके वो स्थिति आता है कि 2 घंटे में आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करके जा सकते हैं। जैसे कि संविधान को अभी हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मान के चलिए कि संविधान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आज के ही आपके वीडियो से बन जाएगा। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो जैसे कि संविधान को कैसे तैयार किया जाए, तो संविधान को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका करंट अफेयर, क्योंकि संविधान एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है करंट में। जैसे कि देखा जाए प्रेसिडेंट हो गया, PM हो गया, या गवर्नर हो गया, ये सब हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो जा करके देखिए कि प्रेसिडेंट से संबंधित क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान है, PM का संबंधित कौन सा प्रावधान है, गवर्नर से रिलेटेड देखिए कि इनके पास क्या क्या पावर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है यहाँ पर, 5वीं और 6ठी अनुसूची, क्योंकि लद्दाख कंटिन्यू डिमांड कर रहा है 6ठी अनुसूची में डालने के लिए। तो देखिए कि वहां पे 5वीं और 6ठी अनुसूची हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सा राज्य है जो 5वीं अनुसूची में आता है, कौन कौन सा राज्य है जो 6ठी अनुसूची में आता है। जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तब जाके आपका कंपटीशन जल्दी निकलेगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले। अब केवल नॉर्मल तरीके से पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको अपना पढ़ने के तरीका में चेंज करना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर सबसे अच्छा माध्यम होता है आपके सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करने के लिए। कम से कम आपका इकोनॉमी और संविधान ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपके कई बार रिवाइज हो जाते हैं करंट में, अगर आप लगातार बने हुए हैं तो। ऐसे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, हाई कोर्ट हमेशा चर्चा में रहता है, और इन्हीं सबसे संबंधित जो प्रावधान है वही आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो संविधान को अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो करंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तब। देखिए, दूसरा है संविधान का सिलेबस क्या है हमारे एग्जाम में, यह संविधान के कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर संविधान का सिलेबस देखा जाए तो जो जो टॉपिक आपके प्री में है वही आपके मेंस में, उससे अलग कुछ नहीं है। तो प्री की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए अगर गवर्नेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आपके मेंस में भी। तो सिलेबस में देखा जाए तो एक तो संविधान में अब क्वेश्चन आ रहा है बेसिक्स। अब आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते।
तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले वहां का बेसिक चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा ही। जैसे कि बेसिक में क्या है, संविधान में राज्य, राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, राज्य के अंग, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी कंटिन्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विधायिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये तीनों ऑर्गन है किसी भी स्टेट को। तो विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख को लेकर के कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। विधायिका में क्या क्या आता है, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो इन सब को हम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा बेसिक में क्वेश्चन आता है शासन प्रणाली से। भारत में कौन कौन सा शासन प्रणाली अपनाया गया। तो भारत में देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है या इनकी विशेषताएं क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारत में कौन कौन सा ऐसे प्रावधान है जो संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है। क्योंकि भारत में कहा गया है कि नॉर्मल समय में भारत संघात्मक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जब भी भारत में कोई भी संकट आएगा तो वो एकात्मक हो जाएगा। तो आपको डिफाइन करना है कि हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और एकात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जब इन सबको कैटेगराइज करके रखेंगे तब जाके आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हैंडल होंगे। क्योंकि अब बेसिक से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बेसिक आपका पहले क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम पढ़ सकते हैं। बेसिक में जैसे कि लोकतंत्र आता है, भारत में किस टाइप के लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे, पहला तो हो गया आपका बेसिक, दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसकी विशेषता क्या है, इससे क्वेश्चन उठता है हमेशा। इससे पहले देखा जाए तो एक और टॉपिक है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन आते हैं। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सब इंपॉर्टेंट अधिनियम है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1909, 1919, 1935, ये सब अधिनियम है जो संवैधानिक विकास में आते हैं। तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रावधान उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना के बाद हम लोग करेंगे 12 अनुसूची, शेड्यूल, 12 अनुसूची के बारे में। ये 12 का 12 अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में जाएंगे तो हमारे पास मात्र 8 अनुसूची था, बाद में 4 अनुसूची को ऐड किया गया। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और 12। तो मूल संविधान में देखा जाए तो 8 अनुसूची थे, बाद में 4 अनुसूची के ऐड किया गया। तो अभी जैसे कि देखा जाए तो 5वीं और 6वीं अनुसूची सबसे ज्यादा चर्चा में। तो देखेंगे कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में डिफरेंस क्या है और उनसे रिलेटेड प्रशासनिक अधिकार किसके पास है या अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है, इन सब से क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे, संविधान में 22 भाग है, टोटल 22 भाग है। इन 22 भाग से संबंधित आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अगर ये 22 भाग का विषय और अनुच्छेद अगर आपको याद है तो मान के चलिए कि अधिकांश क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर लें। कई बार अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट, जबकि
अगर 12 भाग उसका विषय और अनुच्छेद अगर आपको पता है तो मान के चले कि हर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि 22 भाग का संबंध किससे किससे है और इसमें संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो आप इसको बना सकते हैं नोट्स। तो सबसे पहले 3 भाग में कैटेगराइज कर लीजिए। सबसे पहले भाग का विषय, संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल, कौन सा पार्ट का कौन सा सब्जेक्ट से संबंधित है और कौन सा आर्टिकल से, इसको देख लेते हैं। जैसे कि भाग 1 का विषय है संघ राज्य। संघ राज्य के बारे में चर्चा किया गया है भाग 1 में। इससे संबंधित अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4। भाग 1 में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है अगर आप पूछेंगे तो वो है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है किसी भी राज्य का निर्माण करना है या राज्य का क्षेत्र परिवर्तन करना है या उसके नए राज्य का निर्माण करना है। 2 राज्यों को मिला करके हो सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग भी किया जा सकता है। तो राज्य के निर्माण, राज्य का नाम, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित अधिकार दिया गया है संसद। तो संसद राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य का क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है और राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 3। जब भाग 1 में आएंगे तब चर्चा करेंगे और विस्तार से। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से और इससे संबंधित आर्टिकल है 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 to 11। इसके बाद है भाग 3। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और इससे संबंधित आर्टिकल है 12 से 35। ये 12 से 35 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौलिक अधिकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल है सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है भाग 4। भाग 4 का संबंध है डीपीएसपी से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इनसे संबंधित अनुच्छेद है 36 से लेकर 51। भाग 4 का मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया और इसमें जगह दिया गया मौलिक कर्तव्य को। इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था और इससे संबंधित आर्टिकल है 51 का या ए। फिर इसके बाद है भाग 5। भाग 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसमें संघ के बारे में चर्चा किया गया है। संघ का मतलब हो गया केंद्र और इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। देखिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों। तो जैसे कि देखा जाए आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसमें चर्चा है कार्यपालिका को। जैसे कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित होगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है क्योंकि अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाए तो वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है पूछा जाए तो राष्ट्रपति।
जब तक वास्तविक प्रमुख ना पूछा जाए तब तक प्रधानमंत्री नहीं लेना, और अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री को आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद 79 से लेकर 122 तक यहां पे चर्चा है संसद की। संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाग 5 सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जहां से कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। 123 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123। फिर उसके बाद देखा जाए तो या तो इसको अध्यादेश भी बोला जाता है। 124 से लेकर 147 तक इसमें चर्चा है संघ की न्यायपालिका, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। और 148 से लेकर 151 तक चर्चा है कैग का, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्था है कैग, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद है भाग 6। तो भाग 5 जिस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है संविधान में और कंपटीशन एग्जाम में जितना यहां से क्वेश्चन आता है, वैसे भाग 6 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 6 में है राज्य। और इससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। देखिए, तो राज्य भी इंपॉर्टेंट है और आपका संघ भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों भाग के बारे में आपको अच्छा से गहनता से स्टडी करना है, क्योंकि यहीं से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है संघ और राज्य से। तो संघ का संबंध हो गया भाग 5 से, जबकि राज्य का संबंध हो गया भाग 6 से। अब इसमें देख लेते हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया गया। तो आर्टिकल 152 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसमें साधारण प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भाग 6 के लिए राज्य का परिभाषा क्या होगा वो इसमें मेंशन किया गया, अनुच्छेद 152। जबकि अनुच्छेद 153 से लेकर 267 यहां पे चर्चा किया गया है राज्य की कार्यपालिका। राज्य में कार्यपालिका शक्ति निहित होता है गवर्नर। इसका मतलब है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन है पूछा जाए तो गवर्नर या राज्यपाल। और यहां पे भी अगर क्वेश्चन आए कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है तो हो जाएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे देखिए कि क्वेश्चन क्या है। जब तक राज्यपाल रहेगा तब तक मुख्यमंत्री को नहीं लेना है ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है वास्तविक प्रमुख कौन है तो। इसके बाद देखा जाए तो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 यहां पे चर्चा किया गया है राज्य के विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आता है। तो हमारे इंडिया में हर स्टेट के पास विधान परिषद नहीं है, लेकिन सभी स्टेट के पास विधानसभा है। तो विधानमंडल से संबंधित प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा 168 से लेकर 212 तक। फिर उसके बाद 213 में चर्चा किया गया है राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति या राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का पावर भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब है कि अध्यादेश एक विधायी शक्ति है। क्वेश्चन यहां से भी आता है राष्ट्रपति या गवर्नर की कौन कौन सा विधायी शक्ति है, कौन कौन सा कार्यपालिका शक्ति है।
तो इसको अलग अलग डिफाइन करके रखना है, कौन कौन सा न्यायपालिका शक्ति, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन है 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट के बारे में, जबकि 233 से लेकर 237 तक चर्चा किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली है, लेकिन ये सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जब भी बनता है तो हमको लगता है डिफिकल्ट, क्योंकि संविधान की शुरुआती अनुच्छेद को तो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से 5वीं और 6वीं भाग से जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब हमको लगता है डिफिकल्ट, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए आपको 5वां और 6ठा भाग, क्योंकि यहीं से ही अधिकांश क्वेश्चन आते हैं और अधिकांश डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं भाग 7। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था 1956 में। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, इसका मतलब है कि संविधान में नहीं। भाग 7 में देखा जाए तो इसका विषय था, जैसे कि शुरुआत में जब आप जाएंगे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में भाग 6, 7, 8 और 9 ये चारों का संबंध था राज्य से। भाग 6 में रखा गया था ब्रिटिश प्रांत को। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली रूल था, जबकि भाग 7 में उन बड़े देसी रियासत को रखा गया था। बड़े देसी रियासत, देसी रियासत का मतलब क्या है? देसी रियासत का मतलब है कि जहां पे ब्रिटिश का इनडायरेक्टली रूल था, डायरेक्टली रूल नहीं था। यहाँ पे जो राजा था वो देसी था, इसीलिए इसको बोला जाता है देसी रियासत। तो जो बड़े देसी रियासत था उसको रखा गया था भाग 7 में, और भाग 8 में रखा गया था छोटे रियासत को या छोटे रियासत को। जबकि भाग 9 में रखा गया था जो अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र का मतलब है कि जैसे कि अंडमान एंड निकोबार। तो 1956 में भाग 9 और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके तहत भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया। हालांकि बाद में आगे चल करके भाग 9 को ऐड किया गया और इसका विषय अलग है, उसको अभी देखते हैं हम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। देखिए, तो 7वें संविधान संशोधन का विषय था बड़े देसी रियासत, और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है पूछा जाए तो आर्टिकल 238, 238। इसका मतलब है कि 238 हमारे संविधान में अभी नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया। भाग 8 का संबंध है यूटी से, संघ राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनसे संबंधित प्रावधान है भाग 8 में, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है पूछा जाए तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, 239 से 242 इनका संबंध है केंद्र शासित प्रदेश से। देखिए, उसके बाद है आपका भाग 9। भाग 9 को शुरुआत में तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से ऐड किया गया और इसमें अलग अलग विषय को डाला गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाग 9 का संबंध है
पंचायत से, पंचायती राज से। तो मूल संविधान में पंचायती राज नहीं था, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं था। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू इसको ऐड किया गया भाग 9 में। इसका मतलब है कि दोबारा भाग 9 को कब संविधान में शामिल किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और इसका विषय क्या है पूछा जाए तो पंचायत। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है पूछा जाए तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। फिर इसके बाद इसमें एक और ऐड किया गया जिसको हम बोलते हैं भाग 9 का, और इसमें ऐड किया गया नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी। और इसको संविधान में ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड जी। फिर इसके बाद इसमें एक और ऐड किया गया 9 ख, भाग 9 ख। और इसमें विषय रखा गया सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहकारिता, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कौन सा भाग है पूछा जाए तो 9 ख। और इसको ऐड किया गया था 2012 में, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। तो सहकारिता से संबंधित आर्टिकल कौन सा पूछा जाए तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ये संबंधित आर्टिकल है आपके 9 ख। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं भाग 10। ये सबको नोट करके रखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतने ही ये टॉपिक आपका क्लियर होते जाएगा और एग्जाम में यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि वहां पे जाएंगे तो तुक्का भी चीजें लगेगा। तुक्का तब लगेगा जब आप पढ़े रहेंगे, तो तुक्का लगाने के लिए भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आप तुक्का कैसे लगाएंगे आप, जब आपको भाग पता है, उससे संबंधित विषय पता है और संबंधित अनुच्छेद, तो वहां पे आपको लगना चाहिए कि अच्छा इस भाग का संबंध तो यहाँ से यहाँ अनुच्छेद है, मतलब ए वाला अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो वहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है एलिमिनेशन। चीजों को हटाते जाइए, कौन कौन सा नहीं हो सकता उसको पहले हटाइए, फिर उसके बाद अगर दो में फंस रहे हैं तो फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। ऐसा तुक्का लगाने जाएंगे तो फिर एग्जाम में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए भाग 10 का संबंध है शेड्यूल एरिया से, अनुसूचित क्षेत्र से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र। और इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 ए। इनका संबंध है अनुसूचित क्षेत्र से। और भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13, ये तीनों का संबंध है राज्य से। ये तीनों का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध। जैसे कि भाग 11 में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे हो। तो भाग 11 बताता है प्रशासनिक संबंध के बारे में। अनुच्छेद 245 से लेकर 267 तक, अनुच्छेद 245 से लेकर 267। फिर उसके बाद है 263। फिर इसके बाद है भाग 12। भाग 12 का संबंध है वित्तीय संबंध से।
वित्तीय संबंध। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध दिखाता है, तो भाग 12। अब भाग 12 का संबंध है 264 से लेकर 300 का तक, 300 का तक। फिर इसके बाद देखिए, भाग 13 में बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच में व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध। भाग 13 संबंधित आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक। तो आपसे डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा भाग में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध दिखाया गया है, तो भाग 11, भाग 12, भाग 13। भाग 11 बताता है प्रशासनिक संबंध के बारे में, भाग 11 बताता है प्रशासनिक संबंध के बारे में, भाग 12 बताता है वित्तीय संबंध के बारे में, और भाग 13 दिखाता है व्यापार वाणिज्यिक संबंध के बारे में। तो ये तीनों पार्ट को आपको ध्यान में रखना है और इससे संबंधित आर्टिकल। इसके बाद देखिए भाग 14। भाग 14 का संबंध किससे है? तो भाग 14 में बेसिकली देखा जाए तो केंद्र और राज्य के बीच में जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जैसे कि IAS IPS, या स्टेट में देखा जाए तो आपका PSC है, वो सब का संबंध है भाग 14 से। तो 14 में देखा जाए तो इसका विषय है केंद्र राज्य की सेवाएं, सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, और इससे संबंधित आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323। इसमें एक और पार्ट जोड़ा गया भाग 14 का के नाम से, और इसको भी ऐड किया गया था जब संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में दो भाग को जोड़ा गया था, एक भाग 4 का और भाग 14 का। तो 14 का में देखा जाए क्या है, तो इसमें रखा गया है ट्रिब्यूनल को, अधिकरण या ट्रिब्यूनल, और इनसे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद है 323 का और ख, का और ख। फिर इसके बाद है भाग 15। भाग 15 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, निर्वाचन, इलेक्शन, और इनसे संबंधित आर्टिकल है 324 से लेकर 329 का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार, तो इसको सर्च करके बताना कौन सा अधिकार है। तो भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से, इलेक्शन से, और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा पूछा जाए तो 324 से लेकर 329 का। फिर इसके बाद है भाग 16। भाग 16 का संबंध है ST SC और OBC से संबंधित विशेष प्रावधान यहाँ पे किया गया, और इनसे संबंधित आर्टिकल है 330 से लेकर 342। तो इनसे संबंधित आयोग देखा जाए तो भाग 16 में आता है। यह भाग 16 का संबंध किससे पूछा जाए तो ST SC OBC से संबंधित विशेष प्रावधान से, और इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा पूछा जाए तो 330 से लेकर 342। फिर उसके बाद है भाग 17। भाग 17 का संबंध है भाषा से, राजभाषा की चर्चा किया गया, और इससे संबंधित आर्टिकल है
343 से लेकर 351, 343 से 351 का संबंध है भाग 17। भाग 18 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी की चर्चा किया गया है। आपातकाल, इमरजेंसी, इमरजेंसी से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा पूछा जाए तो 352 से लेकर 360। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे इंडिया में 3 टाइप के आपातकाल की चर्चा है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में, फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन की चर्चा है आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है आर्टिकल 360 में। इन सब में डिफरेंस देखेंगे, इन सब का विशेषता क्या है ये भी देखेंगे आगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और आपातकाल से क्वेश्चन बनता ही। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं भाग 19। भाग 19 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, इसमें कुछ मिसलेनियस चीजों को रखा गया। तो भाग 19 में रखा गया है प्रकीर्णन या मिसलेनियस। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक है भाग 19 में और इनका संबंधित आर्टिकल है 361 से लेकर 367, 361 से 367। फिर उसके बाद है भाग 20। भाग 20 इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है और किस तरीके से होता है। संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के पास कैसे पावर, इक्वल राइट है या किसी को ज्यादा अधिकार है। तो इस सब को हम देखेंगे भाग 20 जब स्टडी करेंगे या संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे तब। आर्टिकल का है इससे संबंधित 368। इसके बाद है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी जो प्रावधान थे उनको रख डाले गए थे। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, जो जिनका नेचर अस्थायी प्रकृति का था, जैसे कि आर्टिकल 370 ले लीजिए, एक अस्थायी प्रावधान था जिसको बाद में हटा दिया गया 2019 से 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। और एक किसमें था पूछा जाए तो भाग 21 में। और भाग 21 का संबंध किससे पूछा जाए तो अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान से। इनसे संबंधित आर्टिकल है 369 से लेकर 392। इन सब से क्वेश्चन बन चुका है और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कि कहाँ पे किसकी चर्चा किया गया है या कौन सा आर्टिकल का संबंध किससे है। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। भाग 22 में हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में चर्चा किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं। तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ, संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ, आर्टिकल 393 से लेकर 395। तो अगर देखा जाए संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 395। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें था हम लोग देख लिए। आपके एग्जाम में यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनता है भाग से, उनके संबंधित विषय से और संबंधित अनुच्छेद से। तो आपको ये पूरा कंठस्थ होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में जा सकते हैं और वहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपको अन्य से अलग करेगा। तो आप पढ़ने बैठे हैं तो देखिए कि उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, उसको हम कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि संविधान को अगर लंबे समय तक आपको पकड़ बनाना है या अच्छा से इसको तैयार करना है तो आप करंट से रिलेटेड करके इसको पढ़िए। जब भी कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति चर्चा में है तो देखिए कि उससे संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में क्या क्या किया गया है। जब पढ़ाई को आप करंट से जोड़ेंगे तब जाके आपका स्टडी मजबूत होगा। और अब आप पुराने ढर्रे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत लेट लग जाए किसी भी एग्जाम को निकालने में। तो अब एक्टिव होकर के अच्छा से पढ़ाई करना है
और मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगा जो आपके मेन नोट्स में नहीं है, तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप मेरा क्लास करिए तो कम से कम पेन और एक कापी लेकर के बैठे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखिए, नोट कीजिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और मान के चलिए कि मेहनत एक बार करना होता है, अच्छा से करिए, और उसी चीज़ को हर जगह आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार होते रहते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में